वीडियो के इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कल की संसद की कार्यवाही का, जिसमें बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पर कुछ टिप्पणी की थी और जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। और हंगामे के बाद दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप और तर्कों के तीर जबरदस्त चले थे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जहां 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर भारत को समुन्नत, उन्नत और सुविधा संपन्न सभी को पढ़ा लिखा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके विपरीत लीडर ऑफ अपोजिशन की योजना है कि भारत में कैसे जाति जनगणना की जाए। और यह अंदाज अपना अपना है, विचार अपने अपने हैं। आप समझ सकते हैं कि देश को आगे ले जाने के लिए कौन काम कर रहा है। पिछली जो यूपीए की सरकार थी उसमें 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिसको राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के तरीके से देखा था। और स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को छोड़िए, वो अपनी पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री को भी वो कुछ नहीं समझते थे और उनका कागज यदा कदा फाड़ के फेंक देते थे और भरपूर बेइज्जती उनकी करते थे। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाचारी भी उस समय दिखती थी, लेकिन उनकी आदत नहीं गई राहुल गांधी की। और इसी तरीके से पिछले 10 साल से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, इनके व्यवहार, राहुल गांधी का व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा रहा है जैसे जनादेश को कभी उन्होंने स्वीकार किया नहीं और बात करते रहे जनता की। और अभी भी बात करते हैं आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं जिसमें सनातन के विरोध का सामान मिलता है। और ऐसी पार्टियों के साथ उनके गठबंधन है जो वो है पीएफआई है, उससे जुड़ी हुई कुछ पार्टियां हैं। तो इस तरीके से सनातन विरोधी और मोहब्बत की दुकान में वो अपने आप को मोदी जी के लिए कहते हैं आई लव यू मोदी जी। तो यह सब कुछ बातें थी। अब हम आते हैं उस प्रकरण पे जो कल संसद में हुआ और उसके बाद जो तीखी बहस हुई उसके क्या मायने हैं, और इसके मायने बड़े गंभीर हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। वीडियो जरूरी लगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी लगे तो इसे शेयर करिएगा, अपने कमेंट हमें दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा। कल संसद में जाति जनगणना का विषय राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा था और जाति जनगणना से ज्यादा जरूरी इस समय देश के लिए बहुत से और मुद्दे हैं। देश के विकास का मुद्दा है और देश की चुनौती जो सुरक्षा से संबंधित है और जो तत्काल व्यवस्था से संबंधित है, उससे तो जाति जनगणना का वह मुद्दा उठा रहे थे। इसी बीच में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का मजा ले लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्हें अपनी जात का पता नहीं वह वह गणना की बात कर रहे हैं, जिन्हें जात का पता नहीं वो गणना उसकी करना चाहते हैं। इस बात के बाद पूरी कांग्रेस तिलमिला गई, जैसे लगता था किसी दुखती नस पर अनुराग ठाकुर ने पैर रगड़ दिया हो और आरोप प्रत्यारोप के तीर चलने लगे। इसी बीच में अखिलेश यादव भी तमतमा के उठे और कहे कि जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति पूछना का किसे अधिकार है, वो तमतमाए। और जहां तक बात थी अखिलेश यादव की, तो उनके इस सवाल में कोई दम नहीं था कि जाति कैसे पूछ लिया। जाति जनगणना करेंगे तो जाति तो पूछना पड़ेगा, जाति बताना पड़ेगा और जाति लिखना भी होगा। तो जरूरी है कि भाई जो जाति जनगणना की बात कर रहा है पहले अपनी जात बताए कि वह किस कैटेगरी में आएगा। जब यह बात सामने आई तो पूरी कांग्रेस तिलमिला गई। बाद में सोशल मीडिया एक्स पे और जगह जगह अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफाई देते हुए कांग्रेसी दिखाई दिए, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि आप पूछते हैं कि राहुल गांधी की जात क्या है, जबकि उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन खुद बता रहे हैं क्योंकि इनको तीर, उड़ते हुए तीर को सही जगह पे निशाने पर ले लिया। तो पवन खेड़ा ने कहा कि आप पूछते हैं जाति क्या है, मैं बताता हूं जाति क्या है। पूरे परिवार ने शहादत दी है, पूरे परिवार में लोग शहीद हुए हैं, जेल गए हैं। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की जो जात है वह शहादत है। ठीक है, शहादत इनकी जात है तो हर काम करने वाले की अपनी जात है, उसको ओबीसी, एससी, एसटी में मत बांटिए। और जाति जनगणना की ही एक बड़ा मुद्दा इस समय देश के सामने नहीं है। फिर उन्होंने कहा, इसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से जाति पूछें जिसके पूरे परिवार ने जेल काटी हो देश की आजादी के लिए और बाद में शहादत दी हो। आप अगर जाति पूछते हैं
तो राहुल गांधी की जाति नेतराम मोची है, इसके बाद गुड़िया नाम की हाथरस की वो बिटिया है जिसके लिए वो गए, अग्निवीर हैं। कहने का मतलब घुमाते फिराते रहे और उन्हें भी पता है कि उड़ता तीर उन्होंने कहां पर ले लिया। इसके बाद ये घुमाते फिराते रहे, सफाई देते रहे, तिलमिलाते रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एकदम सटीक बात की कि जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति जाति का पता नहीं और गणना की बात करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरा बहुत अपमान हुआ है और यह अपमान हुआ है, ऐसा कह के वो लगातार कुछ बोलते रहे। और फिर इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा, वो राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होकर रहेगी, लिख के रख लो, मैं जाति जनगणना करवाऊंगा, जाति जनगणना होगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि जब जब अल्पसंख्यक आदिवासी और दलितों की बात आती है, जो बात करता है उसको गाली सुनना पड़ता है, उसको अपमान झेलना पड़ता है, और मैं सारा अपमान झेलूंगा और झेल के मैं जाति जनगणना कराऊंगा। और जिस तेवर से वो कह रहे थे, इस तेवर के पीछे एक गंभीर राज है जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। आपको याद होगा कि सीएए जब प्रस्ताव आया था और जब इसे लागू करने की पिछले बार केंद्र सरकार ने जब कोशिश की थी, तो कितना हंगामा हुआ था और अल्पसंख्यकों को कितना भ्रम में रखा गया था। जबकि सीएए एक ऐसा कानून था जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहबी लोगों द्वारा प्रताड़ित गैर हिंदुओं को की जान और माल और उनको सुरक्षित करने के लिए था। और भारत उनकी शरणगाह है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी निगाह में जान और शरण बचाने के लिए सिर्फ एक भारत एकमात्र देश है। तो ऐसे लोगों को शरण देने की बात हुई थी। इस बात को गलत मोड़ देकर विपक्ष ने इतना उकसा दिया था, अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को इतना उकसा दिया था कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी, दंगे और गोली चलाने की घटनाएं हुई। और जिसके बाद बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों मुसलमानों का नुकसान हुआ था। बहुत से लोग इसमें मारे गए थे, बहुत से लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। लेकिन उस समय भी विपक्ष और कांग्रेस, खासकर कांग्रेस, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा था कि इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई होगी, रामलीला मैदान में उन्होंने ऐसा कहा था, तो इस मुद्दे पर विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की पूरी कोशिश की थी, अल्पसंख्यकों को लेकर तुष्टीकरण वाली जो राजनीति होती है। और इसमें नुकसान किसका हुआ था ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसी तरीके से अब राहुल गांधी ने जो बात कही है कि वो जाति जनगणना करा के रहेंगे, यह मुद्दा बहुत गंभीर है। और जिस तेवर के साथ उन्होंने कहा है, इससे समझ में आता है कि आने वाले समय में देश में कोई भीषण, कोई भयानक हंगामा खड़ा करने की इनकी योजना है, जिसके पीछे देश विरोधी शक्तियां और मोदी विरोधी शक्तियां और जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं वो भी लगकर काम करेंगी। और इस बात के पूरे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जब देश में इस तरीके की कोई भी इस तरीके का हंगामा, विरोध प्रदर्शन, दंगा हुआ है और बड़े लेवल पर देश जब अस्थिर हुआ है, अराजक होने की तरफ बढ़ा है, तो इसके पीछे विपक्ष का हाथ रहा है। क्योंकि विपक्ष मोदी सरकार को पहले दिन से ही उसका विरोध करता रहा है, उसको नापसंद करता रहा है, जनादेश का अपमान करता रहा है। और जितनी भी योजनाएं जो कल्याणकारी आई, जिससे वास्तव में जनता का और राष्ट्र का भला हुआ, उनका वो उपहास उड़ाता रहा है। कभी भी विपक्ष का रोल सकारात्मक पिछले 10 साल में नहीं रहा है। मोदी विरोध में वह इस हद तक चला गया कि चाहे राष्ट्र का विरोध हो जाए, लेकिन हमें तो मोदी का विरोध करना है। तो अब जाति जनगणना के आड़ में विभिन्न जाति समूहों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। और आप इस चीज को देखिए कि पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र की बात के साथ साथ जाति जनगणना की भी बात करते रहे, क्योंकि ये सारे मुद्दे उनकी राजनीति को बहुत सूट करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये कुछ बढ़त दिलाने की भी कोशिश करते हैं। और जाति जनगणना की जब बात होगी तो निश्चित रूप से जो पूरा हिंदू समाज है, इसमें जाति विभाजन होता है, समाज में भी विभाजन उसका दिखाई देता है, जिससे समाज विभाजित होता है, जो बहुत ही राष्ट्र के लिए बहुत ही बुरा लक्षण होता है, एक नकारात्मक लक्षण होता है। लेकिन इनको क्या है, इनको अपनी राजनीति जिस पॉइंट पर शूट करती है वो करेंगे। जबकि अगर विकसित भारत का जो नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं, अगर आप विकसित भारत की तरफ बढ़ते हैं तो स्वतः पूरा भारत विकसित होगा, सबको रोजगार मिलेंगे, सभी का जीवन उन्नत समुन्नत होगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसमें जाति जनगणना अपने आप किनारे हो जाएगी और आरक्षण जैसी चीज निष्प्रभावी हो जाएगी।
लेकिन इनको ऐसी चीजों को जिंदा रखना है जिससे देश आगे ना बढ़ सके। तो जाति जनगणना की आड़ लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, मोदी सरकार को, इंटेलिजेंस को और भारत के ऐसे नागरिकों और जनता को जो देश को अस्थिर नहीं देखना चाहते हैं, देश की जिन्हें चिंता होती है, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। रेल दुर्घटनाएं इधर भी लगातार बढ़ी हैं और इसके माध्यम से भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जो रेल दुर्घटनाएं पहले नहीं हो रही थी, इधर भी लगातार बढ़ी हैं। अभी झारखंड में लास्ट दुर्घटना भी झारखंड में हुई है। तो ये सब मुद्दे कुछ संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष का, खासकर राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन कितने हाई लेवल पर है। बहुत मेहनत की इन्होंने, पूरे इलेक्शन में 10 साल पूरी विरोध किया, तो किसी तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाया, तमाम और मुद्दे उठाए, सरकार के द्वारा घपले के मुद्दा उठाया कि वोट बैंक, वो वोटों की गिनती में घपला होगा, और इस तरीके से जनता को कहीं ना कहीं भड़काने, उकसाने की कोशिश की कि सड़कों पर आओ, देश को जलाओ, देश को अस्थिर करो और विदेशी शक्तियों को यहाँ पर घुसपैठ का मौका दिलाओ। तो इन्होंने पूरे इलेक्शन में इस तरीके का प्रचार किया। बड़ी मुश्किल से इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला, कुछ सीटें बढ़ी और कुछ सीटों के बढ़ने से यह सपने में देखने लगे स्वयं को प्रधानमंत्री से ऊपर। और अब जिस दृढ़ता के साथ और जिस प्रबलता के साथ नकारात्मक राजनीति संसद में हो रही है, उससे समझ में आता है कि बड़ी मुश्किल से लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद इनके तेवर क्या है। और यही राहुल गांधी पिछले यूपीए सरकार में 10 साल तक प्रधानमंत्री के बॉस बन के रहते थे। आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। यह ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं, संसद में ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे राष्ट्र का कहीं भला होने वाला नहीं है। तो मोदी सरकार को बहुत सचेत रहने की जरूरत है कि किस दिशा में राष्ट्र को ले जाने की कोशिश हो रही है। और विपक्ष जो सारी चीजों को देख रहा है वह भी राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार को अस्थिर और देश को अराजक कर किसी तरीके से सरकार को हटाने की, और जब सरकार बनी तो मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, जिसके कारण दो पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। उन दो पार्टियों को लेकर भी जिस तरीके की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से आती रही, वह यही कोशिश थी कि किसी तरीके से मोदी सरकार को तोड़ दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार राष्ट्रहित के मुद्दे पर बहुत गंभीर है, बहुत ऑनेस्टी के साथ इस दिशा में काम होता है मोदी सरकार का। और वो कहते हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वो कहते हैं कि उनका दल देश से ऊपर नहीं हो सकता, यानी देश दल से ऊपर है, लेकिन विपक्ष के लिए देश से ऊपर उनका दल है। और जिस तरीके का वह व्यवहार कर रहे हैं वह गलत दिशा में ले जा सकता है। और आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर जनता की आरक्षण जातिगत जनगणना को लेकर जनता में कहीं कोई इस तरीके का विमर्श नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति को राहुल गांधी की यह विमर्श सूट करता है और यह इसलिए बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा था कि जिन्हें जाति का पता नहीं वह गणना की बात कर रहे हैं, तो यह उन्होंने सही कहा था, क्योंकि देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना ज्यादा जरूरी है। और आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन को भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भरपूर बैकअप मिल रहा था। और उन गलत चीजों को भी जो राष्ट्र विरोधी थी, कभी विपक्ष ने खुलकर नहीं कहा कि किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई थी। 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन अपना उग्र रूप ले लिया था, तिरंगे को गिरा के फेंका गया था, सेना के जवानों को धकेल कर गिराया गया था। कई जगह जिस तरीके से घुसपैठ हुई थी, पूरा देश देख रहा था कि कितनी अराजक स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अराजक कंडीशन को सीएए के समय शाहीन बाग का आंदोलन चला था, देश कितना, दिल्ली कितनी परेशान हुई थी, लेकिन कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पीछे से ऐसे धरना प्रदर्शन को विपक्ष के द्वारा हवा दी जा रही थी। तो जनादेश को न स्वीकार करना, मोदी सरकार की अच्छी योजनाओं का उपहास करना, संसद में फिजूल की बहस करना, नरेंद्र मोदी के किसी जरूरी बहस से वॉकआउट करना, यह जो रोल और महत्वपूर्ण योजनाओं में कमी निकालना, यह जो विपक्ष का रोल है बहुत ही नकारात्मक है। और आप समझ जाइए कि राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो यह कुछ बातें थी। और जो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा वह यह कि बीजेपी, एनडीए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंटेलिजेंस को ऐसी बातों के लिए सक्रिय रहना चाहिए कि कहीं विपक्ष के द्वारा किसी बड़े हंगामे को पर्दे के पीछे से समर्थन देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है और देश किसी बड़े अस्थिरता अराजकता की तरफ तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिस दृढ़ता के साथ राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, करा के रहेंगे, क्योंकि जनता में इसकी बहुत मांग नहीं है, लेकिन वह अड़े हैं तो कहीं ना कहीं वह ऐसे जाति वर्गों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जो सामाजिक विभाजन की तरफ राष्ट्र को ले जाएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति को तो फायदा होगा लेकिन राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस अमेरिका में फलस्तीन इजराइल के युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और उस प्रदर्शन में भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाइयों अध्ययन में और स्टडी में जो गतिरोध पैदा किया जा रहा था, राष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भी कुछ ऐसी फंडिंग और ऐसी राजनीति का प्रयोग हो रहा था जिस प्रयोग को वहां से भारत में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और जहां नरेंद्र मोदी की सरकार विकसित भारत की बात करती है, राष्ट्र को विकसित बनाने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष की कोशिश है कि देश में किसी तरीके से कुछ मुद्दों को उठाकर अशांति क्रिएट की जाए और इस अशांति के माध्यम से विदेशी हस्तक्षेप भारत में कराया जाए और अब देश को ऐसी अराजक स्थिति में ले जाया जाए कि देश में कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति ना आ जाए। तो मोदी सरकार सतर्क रहे, राष्ट्र के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और विपक्ष के किसी इस तरीके के बहकावे उकसावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के उकसावे में आकर किसान आंदोलन के समय और सीए आंदोलन के समय बहुत नुकसान भारत के लोगों ने देखा है और कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट करने की विपक्ष के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित यह अंक अच्छा लगता है, जरूर लगता है, तो इसे शेयर करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।